अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। होती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। आपकी जो पहली खबर है वो 11,000 के करीब बैरून मुल्क जेलों में पाकिस्तानी कैद हैं। बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी करेगी क्या और इस मामले पर इससे पहले कितना काम हुआ? जी, ये ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक़, FIA और वज़ारत ख़ारजा, इन तीनों की कमेटी तश्कील दी गई और इसको 1 साल हो गया है। 1 साल पहले इन्होंने ये मंजूरी दी कि $48,000 ये जारी करेगी वज़ारत ख़जाना, और उससे 2 काम होंगे। एक काम तो ये होगा कि जो पाकिस्तानी बाहर कैद हैं उनका डाटा तलाश किया जाएगा, फिर उनकी फहरिस्त होगी कि कौन किस जुर्म में है और उसकी क्या मदद की जा सकती है, और ये पैसे उनकी मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस सारी तफसील की जो पेश की गई उसमें एक बात मिसिंग है, वो ये कि ये लोग इनमें से जो गलत क्राइम्स में बाहर गए वो कैसे गए। मसलन वहाँ 2 सेनेटर्स हैं, उस्मान काकड़ और जानजेब जमालदीनी। उन्होंने कल एक इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैंग है और वो बहुत मुअस्सर है और उसके मुख्तलिफ महकमों में जड़े हैं, और वो लोग उम्रे, हज और मुलाजमत, इन 3 चीज़ों का झांसा देकर अपनी तरफ से उनको पैसे लगाकर कपड़े, पैसे, बैग, हर चीज़ सारा इंतज़ाम करके उनको बाहर भेजता है और वो मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब वहाँ पे पकड़े गए हैं। इस कमेटी ने FIA से मिलकर अभी तक 1 साल में ना वो पैसे रिलीज़ करवाए हैं जो कि उनको चाहिए, ना ये काम किया कि वो फहरिस्त दें कि ये गैंग कौन है और दूसरा कौन कौन लोग इस गैंग में इस्तेमाल हुए। अब अगर उनकी कहानियाँ आना शुरू हो जाएं टेलीविज़न पे तो मालूम होगा कि पाकिस्तान में ये क्राइम कितने अरसे से जारी है, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन हैं पाकिस्तान में, उनसे ये उस्मान काकड़ और जहांजेब जमालदीनी जो सेनेटर हैं, और वो कहते हैं कि एक और साहब भी हैं जो सेनेटर हैं, वो भी जानते हैं, उनको मालूम है उनकी कहानियाँ। वो कहते हैं आप इसके लिए स्पेशल कमेटी बनाएं, हम आपको सारी तफसीलात देंगे। ये एक चीज़ सामने आई है, और उसके साथ साथ बाकी कहानी तो आपको पता है कि रूटीन की होती है कि कैदी कितने हैं, 11,000 कैदी हैं। अब उनमें किन कैदियों की क्या मदद की गई उनको रिहा कराने के लिए, उनको वकील की मदद क्या दी गई। सऊदी अरब और तुर्की, ये 2 ममालिक हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। सऊदी अरब में 1199 हैं और इससे कुछ कम तुर्की में है। तुर्की ट्रांजिट भी है यूरोप का, इसलिए वहाँ ज़्यादा जाते हैं। ईरान में बहुत सारे लोग कैद हैं। अब जो वहाँ पे लोग हैं जो कि आपस में वो करते हैं, यानी कि अपने फैमिली के साथ जो कहते हैं कि हम यहाँ हैं, तो मज़े की बात एक सामने आई कि यूरोप में जो लोग कैद हैं उनकी जब मदद की जाती है, वज़ारत ख़ारजा या इंसानी हुकूक़ उनकी मदद करता है कि भाई आपको हम छुड़वाते हैं, तो वो कहते नहीं, हमारी मदद ना करें, वो उधर कैद ही में रहना चाहते हैं। यानी कि 3-4 दिलचस्प बातें कि एक तो ये कि ये सऊदी अरब में इतने ज़्यादा हैं और मनशियात लेके सऊदी अरब जा रहे हैं। अब सऊदी अरब ही क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? तुर्की में भी और ईरान में भी मनशियात के लोग, लेकिन वो दूसरे लोग हैं, उसमें ज़्यादा लोग ट्रांजिट में जा रहे हैं कि यूरोप पहुँच जाएंगे। तीसरी बात कि यूरोप में जो कैद हैं लोग, वो कहते हैं कि हमारी मदद ही ना करें, हमें रिहा ना करवाएं, और ये पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे उनकी मदद के लिए। ये सारे जो मसाइल हैं, इसके बाद एक चीज़ समझ में आती है कि 1 साल हो गया पैसों के उसके तजवीज़ में, 1 साल हो गया कमेटी बने हुए, इन्होंने अभी तक ये किसी अदारे से नहीं पूछा कि वो गैंग कौन है। अब वो कहते हैं कि स्पेशल कमेटी बनाएं, हम आपको बताएंगे, लेकिन वो तो बता देंगे लवाहिकीन के बारे में कि लवाहिकीन से पूछो, तो लवाहिकीन के बारे में पूरी मालूमात नहीं होंगी। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की हुकूमतों के बारे में पूछा जाए, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेटर्स भेजे जाएं, उन इन्वेस्टिगेटर्स को FIA भेज सकती है,
तो ये पिछले 2-3 सालों में ये काम क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पूछा गया है जो स्पेशल कमेटी में अब इसका जवाब जी बिल्कुल सही। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा संगीन मामला है कि इस मसले को हल करने के लिए और इस बुराई की खात्मे के लिए FIA का बड़ा कलीदी किरदार है। इस हवाले से जब FIA ने कुछ अर्सा कबल DG FIA बशीर मेमन साहब की जानिब से FIA की रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान बनाया गया और बताया गया कि FIA के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल का सामना है, स्टाफ की कमी है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नए उन्हें रीजनल ऑफिस कायम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में है और उसके बाद हमारे अपर पंजाब के इलाके में, सेंट्रल पंजाब के हद तक ये ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी थी, एग्जैक्टली उन्होंने ये तजवीज़ दी थी, प्रपोजल गया था, गुज़श्ता हुकूमत ने उसे मंजूर कर लिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। FIA को स्ट्रेंथन करके ही इन ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और ये ऐसे जो वाक़यात हैं उनमें कमी लाई जा सकती है मेरे ख्याल में। बड़ी साहब, बुनियादी तौर पे ये मसला इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की स्मगलिंग का ही नज़र आता है। लाहौर से काजी नदीम इकबाल साहब हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी ज़रा हम जान लेते हैं। काजी साहब, आपकी खबर है 3 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम स्ट्रेटेजिक कमेटी था और इसने पंजाब की तरक्याती मनसूबाबंदी करनी थी। अभी तक कितने इजलास हुए इस कमेटी के और तरक्याती मनसूबों के लिए बजट क्यों नहीं बन सका? क्या इन लोगों के पास महारत नहीं है? नहीं बासी साहब, महारत की बात नहीं, बात है नीयत की। इन्नमल अमाल बिन्नियात, हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है। और कुरान पाक में ये जो आयत है ये बड़ी वाज़ेह दलील है हम सब के लिए। बात यह है कि इस कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नतीजा निकलने की वजूहात क्या हैं? कल इसका एक इजलास हुआ, दूसरा इजलास था मजमूई तौर पे। उस इजलास में काफ़ी देर चला, काफ़ी गुफ्तगू हुई। जब इजलास ख़त्म हो गया तो पूछा गया हमारी तरफ से कि मसला क्या है। तो सबसे जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि 2-3 सेक्रेटरीज़ ने हमें बताया कि बात ये है कि जब साबका हुकूमत गई थी उस वक्त हमें माली मुश्किलात का सामना था। जब शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त हमारे पास जो खसारा था वो तकरीबन 80 से 82 अरब रुपए का था। हमने पिछले माली साल का बजट बनाया था 635 अरब रुपए का, जबकि ख़जाने में उसके अगेंस्ट पैसे थे सिर्फ 400 अरब रुपए। जिसकी वजह से जब शहबाज हुकूमत गई तो वो बिल जो रेगुलर तरक्याती काम चल रहे थे उनके बिल भी रुक गए। जो निगरान हुकूमत आई उसने 4 माह का बजट बनाया ताकि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, और उन्होंने अपनी अदायगियाँ करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा इंकशाफ जो ये हुआ है वो ये है कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो माली मुश्किलात का सबब बने लोग, वही लोग इस कमेटी में भी शामिल हैं। शहबाज दौर में माली फाइनेंशियल जो मामला थे उनको बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मावनीन रखे गए जो मुख्तलिफ इदारों से थे, और जो शहबाज दौर में मावनीन थे उनमें से 2 अब भी मौजूद हैं, जिनमें एक एजाज़ नबी और एक नवीद हामिद साहब हैं। वो ये एक टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं और हुकूमत की सिमत मुतय्यन करते हैं कि आपने किन मदाद में पैसे रखने हैं, कैसे करने हैं और इसको कैसे चलाना है। कल उन इंतज़ामी अफसरों का कहना था कि अगर मौजूदा दौर में यही वज़ीर, यही मशीर रहे जो कि साबका दौर में भी रहे थे और उनकी पॉलिसियों की वजह से लुटिया डूबी थी, तो हमें नहीं लगता कि PTI की हुकूमत जो है पंजाब का सबसे बड़ा सूबा संभाल सकेगी। सबसे अहम बात यह है कि जो 4 माह का बजट बनाया गया था निगरान हुकूमत की तरफ से, निगरान सूबाई कबीना की तरफ से, उसकी मुद्दत अगले माह ख़त्म हो जानी है। पूरे पंजाब में तरक्याती काम रुके हुए हैं। इस वक्त सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर काम चलाया जा रहा है, सिर्फ मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी की जा रही है। बाकी मामला उस वक्त चलेंगे जब ये बनाएंगे अपना असल तरक्याती और नान तरक्याती बजट। तरक्याती बजट सूबाई निगरान कबीना ने बनाया था 400 अरब रुपए का, लेकिन उन्होंने उससे को उठा के साइड पे रख दिया। ये कहते हैं कि हमारी अपनी तरजीहात होंगी, और तरजीहात मुतय्यन कौन करेगा? यही जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो करेंगे। कल के इजलास में भी यही बात हुई, तमाम सेक्रेटरीज आए, सूबाई वज़रा आए, PND का दफ्तर सजा, सब कुछ हुआ, लेकिन फ़ैसला कुछ नहीं हो पाया। मौजूदा हालात में अशद ज़रूरी है कि वो लोग जो बजट बनाना चाहते हैं और बजट बनाना जानते हैं उनके ऊपर एतमाद किया जाए, बजाय के एडवाइज़रों के ऊपर। जो एडवाइज़र हैं ये तनख्वाह तो लेते नहीं हैं, ये जो दोनों एडवाइज़र हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर इनका इतना असर सू है कि अगर ये किसी बात पे एतराज़ कर दें तो फाइल रुक जाती है, और फाइल नहीं रुकती, सारा काम रुक जाता है। तो लिहाजा कल का जो इजलास हुआ उसके बाद अब ये तय पाया कि अगला इजलास आइंदा महीने
आइंदा हफ्ते होगा, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए असर नो तैयारी की जाए। हमें कल जो बैठे थे उसमें इजलास में उन्होंने बताया कि इस वक्त भी अगर हम बजट बनाएंगे तो हमारे पास अपने तौर पर बजट बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें देखना होगा कि हमें वफाक क्या देता है, वफाक की तरफ से हमें कितने पैसे मिलते हैं, और उसके बाद हम अपने सूबाई महासल का अहदाफ तय करेंगे, उसके बाद आगे काम चलेगा। क्योंकि गुज़श्ता सालों में जो सामने लाया गया कि सूबाई महासल के अहदाफ ये होंगे, हम ये कर लेंगे, वो सब ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स था। एक्साइज एंड टैक्सेशन, PRA समेत तमाम इदारे जो कि टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के ज़िम्मेदार थे, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। वजह ये कि वो मसनूई अहदाफ थे, वो सिर्फ 2+2 करके ड्राइंग रूम में बैठ के इन्होंने अहदाफ बना दिए और किसी से कंसल्टेशन नहीं की। काजी साहब एक बात बताएं, एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन आई है पंजाब के बारे में, वो ये है कि वो अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन इकट्ठा करने में नाकाम है, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है, ऑडिट जो टैक्स इकट्ठा कर लेता है उसका ऑडिट कराने में नाकाम है, और मंसूबे पे मंसूबा बनाया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं चलता कि वो मंसूबा कहाँ पहुंचा, उसका ऑडिट नहीं होता। तो क्या इस सिलसिले में अब जो हुकूमत है ये कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि ये तो तकरीबन 400-500 अरब रुपए का मामला है। देखिए होती साहब, आपकी बात 100% ठीक है, और जो इस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो भी 100% ठीक है। वो इसलिए कि यहाँ पे जो पॉलिसी गुज़श्ता 10 सालों में बनाई गई, वो अगला दौड़ पिछला चोड़ वाली बात थी। यहाँ पे जो बजट बनता था, उस बजट की मरकज़ियत कायम रखने के लिए उसको ब्लॉक एलोकेशन के थ्रू बनाया जाता था। ब्लॉक एलोकेशन के थ्रू इसलिए कि अगर किसी MPA को फ़ंड चाहिए तो वो वाने वज़ीर का दरवाज़ा खटखटाए, जी हज़ूरी करे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के पास जाए कि जी मेरा ये काम है, और यही रूटीन पिछले 10 सालों में होती रही। ब्लॉक एलोकेशन फार्मूले ने जितना पंजाब को नुकसान पहुंचाया है, किसी को नहीं पहुंचाया, और अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाया है तो उस वक्त के CM को और CM उसको बताया, क्योंकि हर बंदे की निगाह उधर होती थी। अब आते हैं आपकी बात की तरफ, जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम एक मनसूबा शुरू करते हैं, उसके लिए फ़ंड्स रखते हैं 1 साल के लिए, जो करंट साल है, उसके लिए अगले सालों के लिए हम प्लानिंग ही नहीं करते। अगले साल हमारी तरजीह बदल जाती है, वो मनसूबा वहाँ का वहीं रह जाता है और इंतज़ार में पड़ा रहता है। इससे ना सिर्फ जो ख़जाना है उस पर बोझ पड़ रहा है, इससे ना सिर्फ इस सूबाई काबीने के अंदर इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पहले भी पंजाब के बजट की तैयारी के अंदर कुछ अपना किरदार अदा करते रहे। हसनैन बहादुर रिशक का नाम है, और कुछ और लोग भी हैं। तो क्या वजह है कि असल बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ पे इनको फेस करना पड़ रही है कि चीज़ों को ये फिगर ज़ादो शुमार को हतमी शक्ल नहीं दे पा रहे, और एडवाइज़र की मामलत भी नहीं हासिल है? सर बात यह है कि इनके पास पैसा है, लेकिन इतना नहीं कि बजट बना सकें। नंबर 2, इनके जो इदारे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले हैं, वो इनको अभी तक नहीं बता पा रहे कि वो कितना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। दावे करने में और अमली इक़दाम करने में फ़र्क होता है सर, और यही वजह है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी ये लोग अहदाफ तो तय करते रहे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। एक बहुत शुक्रिया काजी नदीम इकबाल साहब, और से हमारे साथ मौजूद थे। 15 रोज़ हो गए, वज़ीर आला की स्ट्रेटेजिक कमेटी बराए तरक्याती मनसूबाबंदी अभी तक अपना बजट ड्राफ्ट नहीं कर सकी है। वजह क्या है? यकीनी तौर पर जो अफसरान वहाँ मौजूद हैं, इससे पहले भी वो हुकूमतों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछली हुकूमत के हमदर्द भी पाए जाते हैं। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन पे शब खून मारा गया, उसके बाद इसमें तब्दीलियां की गई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब नोटिस ले लिया है, कमेटी जो तश्कील दी गई है इसका मैंडेट क्या है, डेडलाइन क्या है, कब तक इस पे काम मुकम्मल करेगी? फैसल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 25 जून 2018 को हमने ये खबर ब्रेक की थी, और रोज़नामा 92 न्यूज़पेपर के अंदर भी इसको बड़ी वाज़ेह स्पेस के साथ हमने इसको शाया किया था कि किस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के आखिरी रोज़ यानी 31 मई की शब को आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन में 13वीं तरमीम की मंजूरी देते हुए किस तरीके के साथ पाकिस्तान के मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया, किस तरीके के साथ उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और वो काम करने की इजाज़त दी जिसकी पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक भी मुनाफी थी, जिसका पाकिस्तान का आइन भी इजाज़त नहीं देता था। उसके बढ़कर आगे ये काम हुआ था कि जो कुछ तरमीम की इजाज़त वफाकी काबीना की जानिब से दी गई थी, उससे अगले ही रोज़ 1 जून को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने उजरत का मुजाहरा करते हुए वो तमाम प्रोसेस जो 15 से 16 रोज़ में मुकम्मल होना था, उन्होंने वफाकी काबीना की दी जाने वाली मंजूरी
मंजूरियों से भी तजावुज़ करते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और कुछ मजीद तरामीम कर ली, तो जिसके नतीजे में ओवरऑल पाकिस्तान का मफाद भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ और आईने पाकिस्तान के मुनाफिक दाम भी उठाया गया। जब हमने ये मामला टेकअप किया उसके बाद हमने इसके फॉलोअप भी किए कि मिनिस्ट्री ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो इस सारे मामले की मुखालफत कर रही थी। जो दीगर स्टेक होल्डर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समेत, वो इस सारे इन तरमीम की मुखालफत कर रहे थे। तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उजरत के अंदर ये काम कैसे किया गया, कुछ इसकी मजीद हमने जब तफसीलात हासिल की थी तो 31 मई को जब 15 रमज़ानुल मुबारक थी, वफाकी काबीना का इजलास इफ्तारी से कबल ख़त्म हो गया था। वफाकी काबीना के अरकान ने भी इस मामले की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। शाहिद खान अब्बासी साहब को अल्टीमेटली ये मामला डेफर करना पड़ा चूंकि हुकूमत का आखिरी रोज़ था, चंद घंटे हुकूमत ख़त्म होने में बाकी थे। लेकिन जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का एक खसूसी पैगाम पहुँचाया गया शाहिद खान अब्बासी साहब को कि वफाकी काबीना से इस तरमीमी ड्राफ्ट की मंजूरी हासिल करना लाजिम है। ये वो ड्राफ्ट था जो वजारत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नहीं बल्कि वजारत कानून में बैठे हुए कुछ लोगों ने आलमी कंसल्टेंट की तैयारी से तैयार किया था। इफ्तार के बाद दोबारा वफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ और उसके अंदर ये मंजूरी हासिल कर ली गई। अब मामला क्या हुआ, अब डेवलपमेंट ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसकी दस्तावेज हमें मसूल हुई है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन में तरमीम के जरिए पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई महदूद करने और उसके साथ साथ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इंतजामी और माली अमूर, दिफा, सिक्योरिटी, एमरजेंसी नाफिज करने का इख्तियार, खालिस पन बिजली मुनाफा, रॉयल्टी में एक तरफा इजाफा और जजों की तकर्री समेत अहम अमूर में पाकिस्तान का इख्तियार खत्म करने के हवाले से तहकीकात का हुक्म दे दिया है। 30 रोज में रिपोर्ट तलब की गई है वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूग नसीम की सरबराही में इस कमेटी से कि वो रिपोर्ट तैयार करके पेश करें और उसके बाद फर्दर एक्शन क्या होगा हम इस बात का फैसला करेंगे। इस मामले को बैरिस्टर अमार सैरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला जेरे समाअत है। बड़ी साहब बैरिस्टर अमार सैरी साहब हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो चले गए हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये वजारत कानून का ही इख्तियार है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, इसको रिवर्ट किया जाए? बहुत शुक्रिया जी, आपने एक दफ़ा फिर मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव नेशनल इशू पे बात करने के लिए मौका दिया है। मैं आपको नाज़रीन को ये बताता चलूँ जी, इस पटिशन के रेफरेंस से कि ये पटिशन फाइल इसलिए की गई थी कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि पिछली गवर्नमेंट जो है नवाज शरीफ साहब की गई है, उस दिन आखिरी दिन रात को 10:30 बजे एक कैबिनेट मीटिंग कॉल करके कुछ अमेंडमेंट्स पास की जाती हैं आज़ाद कश्मीर के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 में। इसकी रेपरकेशंस ये हैं, मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि जहां हम फाटा और बाकी इलाकों के इंतजाम की बात करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान की जो रिट है उसके अंदर लाने की बात करते हैं, वहाँ की अक्सर मुख्तलिफ बात की गई कि आज़ाद कश्मीर जैसे हिस्से को जो कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकली और अदरवाइज पोलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसको यकसर उसको नज़रअंदाज करके एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी तब्दीली की गई जिसमें उस रियासत के माफ़ कीजिएगा, उस रियासत के तमाम तर अमूर जो हैं वो बजाय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के थ्रू हल किए जाएं या असेंबली के थ्रू हल किए जाएं, वो सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल कर दिए गए बाय एन अमेंडमेंट आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असेंबली है उसको, ताकि वो अपने लिए जो है वो कानून साजी कर सके और अपनी अपॉइंटमेंट्स और उसमें सारा यानी कि कुल्ली तौर पे उसको ये इख्तियार दे दिया गया। इस पे एक बहुत अच्छा इक़दाम जो अभी देखने में आया है, उस पर भट्टी साहब भी आपको जो है वो अभी थोड़ी देर में दोबारा भी अपडेट करेंगे कि वो एक 13 तारीख को एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जिसके मेंबरान ने ये तय करना है कि आया रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत क्या आज़ाद कश्मीर के 74 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये उनको ये हक हासिल था कि आज़ाद कश्मीर काउंसिल जो है उसको एबॉलिश करके और आज़ाद कश्मीर जो हमारी मिनिस्ट्री है जो कि कश्मीर अफेयर्स को डील करती है उसको बाईपास करके, प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करके क्या डायरेक्टली ऐसी कोई लेजिस्लेशन की जा सकती है जिसके अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर को कुल्ली तौर पर बाख्तियार बनाया जाए और तमाम सारे इख्तियारात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेक होल्डिंग है, जो कि फंडिंग है और बाकी चीज़ें हैं, उसको बाईपास किया जाए। अच्छा सैरी साहब, वजारत अमूर कश्मीर के सेक्रेटरी की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को समरी अरसाल की गई, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, उन्होंने इन तमाम इकदाम को आईने पाकिस्तान के मुनाफिक करार दिया है
रूल्स ऑफ बिजनेस की वायलेशन भी की गई है। अगर ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि आइन की मुनाफिक दाम है, रूल्स ऑफ बिजनेस की वायलेशन है, तो क्या वफाकी काबीना के पास, जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार हासिल है कि जो अमेंडमेंट हो चुकी हैं, जो इख्तियारात से तजावुज करते हुए अमेंडमेंट की गई हैं, उनको अंडू किया जा सके? जी, ये आर्टिकल 97 और 96 है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जिसके तहत हमारी मुकन्नना को ये इख्तियार हासिल है कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन पास की गई है जो कि डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव से मेरी मुराद ये है कि ऐसी कानून साजी की गई है जिस कानून साजी का हो जाना जो है वो इटसेल्फ जो है एक इलीगैलिटी है, यानी कि अदालतें और हमारा आइन उससे मुतसादम है। तो जब ऐसी कोई बात होगी तो यकीनन तौर पे जब वो फरोग नसीम साहब की पैट्रोनेज में जो कमेटी बनाई गई है, जब वो अपनी फाइंडिंग इस पे देगी तो यकीनन ये बात सामने आ जाएगी कि रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 18 सब रूल 4 की वायलेशन और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जो है वो की गई और एक काम उजरत में किया गया जो कि पाकिस्तान के मफाद के मुनाफी, ठीक है ना जी, जो कि रियासत के मफाद के मुनाफी। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन अब एक और सवाल जन्म लेता है, क्या वजारत ही इस फैसले को बदल सकती है या फिर अब पार्लियामेंट में ये मामला लेके जाना ही पड़ेगा? एक ब्रेक के बाद दीगर खबरें शामिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोयटा से किफ़ायत अली ने हमें ज्वाइन किया है और किफ़ायत, आपकी खबर ये है कि जिस तरह दीगर सूबे, पंजाब में पंजाब बैंक है, सिंध में सिंध बैंक है, केपी में खैबर बैंक है, अब बलूचिस्तान ने भी अपना बैंक बनाने का फैसला कर लिया है। इनिशियली बलूचिस्तान हुकूमत इसके लिए कितने पैसे देगी और ये बैंक कितना मुख्तलिफ होगा कमर्शियल बैंकों से? जी बिल्कुल, जिस तरह से तीनों सूबों के अपने अपने बैंक हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान हुकूमत ने भी जो है वो अब बलूचिस्तान बैंक के नाम से जो है वो अपना बैंक लॉन्च करने का फैसला कर लिया। मजमूई तौर पर जो है वो इसके लिए 1 अरब रुपए जो है वो पहले तो जो पहला मरहला होगा उसमें 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। ताहम जो आइंदा जो माली साल का जो बजट होगा उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 अरब रुपए जो है वो इसके लिए मुख्तस किए जाएंगे। जो अहम बात है वो ये है कि बाकी सूबों की निस्बत जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सरकारी मुलाजिमीन होंगे और तमाम तर जो अकाउंट्स होंगे वो यहीं मुंतकिल किए जाएंगे। इस हवाले से बहुत अरसे से हम ये बात सुन रहे थे कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत की पाइपलाइन में मौजूद है, ताहम उसके ऊपर हतमी तौर पर कोई काम नहीं हो सका। ताहम जो पिछली जो निगरान दौरे हुकूमत था उसमें इसका तमाम तर होमवर्क जो है वो मुकम्मल किया गया और अब ये बताया जा रहा है कि इसको तकरीबन 3 से 4 रोज में फाइनलाइज कर लिया जाएगा और जो सूबाई हुकूमत के हवाले से जो काबीना का इजलास होगा उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो इसके लिए जो है वो मंजूरी दी जाएगी। तकरीबन हर शहर में जो है वो बलूचिस्तान के इस बैंक को की जो ब्रांचेस जो हैं वो खोली जाएंगी। हमारी बात हुई जब हमारे ज़राए से तो उनका ये कहना था कि ये मंसूबा जो था वो तकरीबन 2 अदवार जो गुजरे हैं हुकूमतों के उनसे पहले का ये मंसूबा है, ताहम इसके ऊपर काम नहीं हो सका। हमेशा जब हम देखते थे कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च करने की बात की जाती थी तो किसी न किसी तातुल का शिकार कर लिया जाता था हमेशा से इस मंसूबे को। और बलूचिस्तान जो कि आप हम समझते हैं कि हमेशा से यहाँ की जो मंसूबे हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी का एक रोल जो है वो बहुत अहम होता है और हमेशा मंसूबों को तकमील तक पहुँचाना या उनकी रोकथाम के लिए जो है उसमें रोड़े अटकाने के हवाले से जो है वो हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से बहुत। ताहम इस बार जो निगरान सेटअप आया उसने मुकम्मल तौर पर इसका होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि तकरीबन 3 से 4 रोज लगेंगे कि जिसमें इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर जो है वो सूबाई काबीना के सामने रखा जाएगा और सूबाई काबीना की मंजूरी किफायत ये जो मंसूबा है बैंक बनाने का, इससे मुताल्लिक 2 बातें बहुत अहम हैं कि वो पहले से उसका ख्याल रखा जाए। नंबर 1 कि जो दूसरे बैंक हैं, जो कि अभी ये बैंक तो मौजूद नहीं है, जो दूसरे बैंक हैं वो बदनाम है इस मामले में कि वहाँ जो तरक्याती मंसूबों की रकूम रखी जाती हैं, मंसूबा डिले कर दिया जाता है और वहाँ से रकूम रख के वहाँ पे उस पर सूद लिया जाता है और अंडर द टेबल एक कट उस सूद में होता है। सूद सूबाई हुकूमत को चला जाता है, कट जो है वो वजीर को और सेक्रेटरी को चला जाता है। एक तो इस बैंक को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो क्या मॉनिटरिंग की इसमें कोई क्लॉज रखी गई है? दूसरा, सीड मनी जो है वो 1 अरब से है, तो इसका मतलब ये है कि जो तरक्याती मंसूबों की जो फेडरेशन से रकम आएगी तो सारी यहीं मुंतकिल हुआ करेगी।
जी बिल्कुल होती साहब, ऐसा है कि जो आपने चेक इन बैलेंस के हवाले से बात की, उस हवाले से जब हमने अपने राय से पूछा तो ये इनका कहना था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो इस बैंक को जो है वो तमाम तर जो प्रोसीजर है, जो तरक्याती मंसूबों की जो रकम है वो उस हवाले से मॉनिटर की जाएगी, और इसके अलावा जो है किसी किस्म की करप्शन या जो कर्जों के हवाले से जो लेन देन और जो सूद की जो आपने बात की, जो इंटरेस्ट है उसके हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, उसके हवाले से उनका ये कहना था कि ये कमेटी जो है थ्रू आउट जो है वो इस तमाम तर मामले को मॉनिटर करती रहेगी, और इसमें किसी किस्म की करप्शन या किसी किस्म का ऐसा जो अंडर द टेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं या अंडर द टेबल जो काम होते हैं उनको उसके हवाले से जो है वो चेक एंड बैलेंस रखी जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो बलूचिस्तान के जितने भी तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे उनकी तमाम तर जो ट्रांजैक्शंस होगी, जो उनकी मुंतकिली होगी, वो इसी बैंक के थ्रू जो है वो हमारे जराए ये बता रहे हैं कि होगी, जिससे एक खतरा जरूर ये मंडला रहा है कि इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं कि जिससे जो है वो सूबे को नुकसान पहुंच सकता है, या फायदा जो है वो हमारे सियासतदानों को मिलेगा, और जो आवाम के लिए जो पैसे मुख्तस किए हैं, चाहे वो फेडरल हुकूमत की तरफ से हो, बैरून मुल्क जो सरमायाकारी, अब चूंकि सीपैक के थ्रू हम एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो करने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, तो उसके जरिए जो बैरून मुल्क जो सरमायाकारी होगी और जो फेडरल के मंसूबे हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं, उसके हवाले से जो है वो इस एक खदशा जरूर है। ताहम हुकूमत एक तरफ कोशां यही है और उनका यही कहना है कि इस हवाले से जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी उसको बहुत स्ट्रिक्टली ये अहकामात दिए जाएंगे कि वो किसी किस्म की भी जो है वो कोताही ना बरतते हुए इसकी शफाफियत के ऊपर जो है वो पहला जो है वो इसकी शर्त यही होगी कि उसकी शफाफियत पर जो है वो गहरी निगाह रखी जाएगी। जी, कफायती इकदाम तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सीपैक के तनाजुर के अंदर भी यकीनी तौर पर यह बैंक बनना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से, और उसके साथ साथ जब आपने ये बैंक कायम करना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन भी नाफिज होंगी, जिसके लिए लाजिम है कि इस बैंक के पास कम से कम 10 रुपए की उसके पास सरमाया मौजूद होना चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत ये जो शर्त है किस तरीके के साथ पूरी करेगी। और उसके बाद जब हमने वीक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की, इस मौके के ऊपर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बगैर किसी अप्रूवल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्कीमें शुरू हो जाती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लिया, 22 स्कीमों के ऊपर उन्होंने काम रुकवाया, 5 अरब रुपए जारी हो चुके थे, मजीद रकम जारी होनी थी। तो ये मिसाल है बलूचिस्तान के फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। ऐसे मौके के ऊपर इतना बड़ा जब ये काम करने जा रहे होंगे तो किस तरीके के साथ उसको इंश्योर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन भी इंप्लीमेंट की जाए, कंडीशंस को मीट किया जाए और इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए इसको रन भी किया जा सके। बिल्कुल सुहेल साहब, ये बहुत अहम बात है कि बलूचिस्तान के तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो तमाम तर मंसूबे हैं, उसमें हमने देखा कि हमेशा से जो है वो तातुल का शिकार रहे, बजट एलोकेशन के हवाले से हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, फाइलों को जो है वो आगे फॉरवर्ड करना हो, उस हवाले से हमने देखा कि हमेशा से जो है वो ये तमाम तर मंसूबे जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहे, बड़े पैमाने पर उसमें करप्शन की गई, और चूंकि चेक एंड बैलेंस का कोई इतना ठोस सिस्टम जो है वो हमारी हुकूमतों के पास मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से हमेशा से जो है ये मसाइल का हमें सामना करना पड़ा। ये इस बैंक की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, चूंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और अगर इस हवाले से जो है हम देखते हैं कि जो स्टेट बैंक की तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसके हवाले से अगर ये बैंक उसको फॉलो करता है तो यकीनी तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अगर ये भी मंसूबा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये बलूचिस्तान बैंक लॉन्च करने का मंसूबा जो है वो बहुत पहले शुरू किया गया था, लेकिन हमेशा से जो है वो इसमें हमने देखा कि ये तातुल का शिकार रहा। इस वक्त भी जो हुकूमत, जो हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि वो तकरीबन 3 से 4 रोज में इसको लॉन्च कर देंगे और प्रॉपरली काबीना से इसकी इजाजत ली जाएगी। तो हमें यह देखना होगा कि आया वो मॉनिटरिंग कमेटी जो इस हवाले से इस बैंक को की शफाफियत के हवाले से इसको मॉनिटर करेगी, क्या वो कितनी फाल होती है, क्या वो इस हवाले से जो है वो अपना तमाम तर जो रोल है वो मस्बत रोल वो प्ले कर पाती है। ये यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान हुकूमत का ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसको इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं, आई होप कि उन्होंने वो तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की हों। यही देखना होगा कि वो किस तरह से इस तमाम तर प्रोजेक्ट को लेकर चलती हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। किफायत अली से आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। साहब, सरकारी मंसूबे और बिलखुसूस जो वर्क सप्लाईज कंपनियां हैं अब वो अपना रोना रो रही हैं, इनके मसाइल क्या हैं? इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह भट्टी साहब ने अभी कहा कि पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में कुछ कवानीन में तब्दीलियां की और अब वो मसला बन गया है। इसी तरह 183 अरब रुपए के चेक थे जो कि दिए गए, उसमें से सिर्फ 27 अरब रुपए के चेक जो हैं वो ऑनर हुए, जो ठेकेदारों को मिले, जो कि सप्लाई भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं।
इसमें सी पैक के मंसूबों के साथ लोकल जो कंपनियां हैं एंगेज हैं वो भी शामिल हैं। अब वो लोग हैं 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि किसी कमेटी में, सेनेट में, कौमी असम्बली में कहीं भी आकर अपना दुखड़ा भी बयान करना चाहती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें कोई दोबारा हमारे साथ ऐसा मामला हो जाए कि इसके बदले में हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो जाए, हम उससे डरते हैं। फिर वो होगा ये कि पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि भाई चेक क्यों दिए अगर बाउंस होने थे, वो जो हैं मंसूबे उस पर आपने वो वाले चेक क्यों नहीं दिए जो कैश हो जाते हैं। अब उसकी कहानी सुन ली कि वो चेक क्यों बाउंस हुए। एक, वजारत खजाना ने पूरी रकम जारी नहीं की, टाइमली रकम जारी नहीं की। अब तो कट भी लग रहा है ना, आज मिनी बजट में तो कट भी लग रहा है मंसूबों पर, लेकिन उस वक्त तो कट नहीं लगा हुआ था, तो मंसूबे तो चलने थे, तो उनके लिए सही रकम क्यों नहीं जारी की। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब वो जाते हैं उन मुतालिका महकमों के पास जो कि सूबाई भी हैं मरकजी भी हैं, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी रकम रिलीज कर देते हैं, आप हमें इतना परसेंट दे दें। अब वो परसेंटेज जो है ओवर द पीरियड, खास तौर पे सी पैक आने के बाद वो परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। वो देने के काबिल नहीं होते ये लोग, ये जो सप्लायर हैं और ये जो सर्विसेज देने वाले हैं और जो वर्क्स में हैं, जो रकम इनकी फंसी हुई है उस पे जो लोग भत्ता देते हैं उनका चेक बाउंस नहीं हो रहा। इस मामले में एक सेनेटर साहब को भी उन्होंने एंगेज किया, उन्हें कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें। सेनेटर साहब को मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा कि आप उनके नाम ही बता दें मुझे। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे भी और उनको, मेरा भी कहते हैं बिजनेस है, उनका भी बिजनेस है, हमें तबाह ना करें। हुआ ये है कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी ऐसी नहीं बिठाई प्लानिंग कमीशन ने जो 3 चीजों को देखे। एक, मंसूबा डिले क्यों हो रहा है उसकी वक्त पे रिपोर्ट करें, मंसूबे को रकम वक्त पे जारी क्यों नहीं हो रही है उसका वक्त पे मालूम करें, और तीसरा, बिल जो रिलीज नहीं हो रहे ठेकेदारों के, सप्लायर्स के, सर्विसेज वाले कंपनीज के, वो बिल जो रिलीज नहीं हो रहे तो वो कौन बैठा हुआ है जो बिल रिलीज नहीं कर रहा। अब जब मैंने इस पे मालूम किया कि ये काम क्यों नहीं हुए ये 3, तो पता चला कि जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है प्लानिंग कमीशन की, वो लोग उनके साथ मिले हुए हैं, वो उनको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो भी उसमें भत्ता ले रहे हैं। अब ये भत्ते का पूरा सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में सरमायाकारी को तबाह कर रहा है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, उनको जब इस भत्ते का पता चलता है तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करके या अपनी रकम पूरी निकाल के चले जाते हैं, और इसका असर बैरूनी सरमायाकारों पर भी पड़ रहा है कि यहाँ पर जो भत्ता है बिल के रिलीज में, रकम की अदायगी में, वो अब सबसे बड़ा मसला बन गया है। पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ बिजनेस करना आसान नहीं है, उसमें 5-6 बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, लेकिन अब भत्ताखोरी जो है बिल रिलीज करने पर यह सबसे बड़ा मसला बन गई है। ठीक है सही। और सब जहाँ पर आपने ये बात की कि बहुत बड़ा मसला यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स भी ऐसे हैं जो इसी किस्म की सनत के साथ, इसी किस्म के कारोबार से वाबस्ता हैं। और उसके बाद एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर साहब से आपने भी बात की, उन्होंने कहा जी कि मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, आप इस पर बात न कीजिए। अगर ऐसे लोग जो आप गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, जिन्होंने अवाम के मसाइल को हल करना है, अगर वो इस मसले को हल करने के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है इस वजह से कि मेरा कारोबार ना मुतासिर हो, तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? ये खौफ से निकलने पर होगा, ये एक बहुत धड़ल्ले के काम से होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस लेने पर होगा, ये इमरान खान के एक वार्निंग पे होगा। वो कैसे कि प्लानिंग कमीशन से मंगवाए कि आपने कितने लोगों के रकम रिलीज करने की कहा है, उसको वजारत खजाना को, वजारत खजाना से पूछे कि आपने कितनी रिलीज की है, टाइम पे रिलीज की है कि नहीं की है, डिमांड कितनी आई थी, वहां पे जो मुतल्लिका महकमा है उसके बंदे को जो है पूछें कि तुम्हारे पास ये रकम आई है, तुम्हारे अथॉरिटी में आई है, तुमने जो चेक दिए हैं वो बाउंस क्यों हुए हैं। दूसरा, तुमने वक्त पे इनके पैसे क्यों नहीं दिए, इनके कितने पैसे आपने अपने पास रखे हुए हैं, उनको बैंकों में रख के आप क्या कारोबार कर रहे हैं, ये सारा मालूम किया जाए, वरना ये गैंग बन चुका है और ये पाकिस्तान में सरमायाकारी को बिल्कुल तबाह कर रहा है। ठीक ठीक, बहुत ही साहब आपकी ये खबर। भट्टी साहब आपकी जानी बातें हैं, कल के प्रोग्राम में जिस तनासुब से आपने कहा कि गैस महंगी होगी और अब 10 से 143% तक रिकॉर्ड महंगाई की गई है गैस में, बड़ी साहब वैसे तनासुब हुई है जिस लिहाज से आपने कल बताया था, लेकिन मैं एक जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कल जब ये खबर आई उसके बाद अवाम जो पूछना चाह रहे थे वो ये था कि ये स्लैब क्या है, अभी बड़ी कन्फ्यूजन है अवाम में कि ये स्लैब और ये तनासुब कैसे होगा, ज़रा इस पर तो इसकी तो वजाहत कर। असल गुज़श्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में हमने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिल आखिर
एक मुश्किल फैसला करने का फैसला कर लिया है और उस मुश्किल फैसले के तहत गैस 10% से लेकर 143% तक महंगी की जा रही है और आज ये फैसला हो जाएगा। ये खबर हम रोजनामा 92 न्यूज़ ने भी नशर की और अब ये हमारे प्रोग्राम का क्रेडिट है। उस समरी की रोशनी में जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद थी, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक, कुछ भी उसमें कोई कमी बेशी नहीं थी, ऐन मुताबिक ईसीसी ने उसका गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया और गुज़श्ता रोज़ इस फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट भी की गई। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी कि जितना बड़ा ये इजाफा आ रहा था, अगरचे कि 4 साल से ज़ेर इल्तिवा था, पेंडिंग था, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न और सदर्न को गैस की कीमतों में इजाफे से रोके रखा। कंपनीज को इजाज़त दी गई कि वो बैंकों से कर्ज हासिल करके किसी न किसी तरीके से अपने मामलात को चलाएं। तो ये किस्म का डेट ट्रैप क्रिएट किया गया था कंपनीज के लिए, जिसका अल्टीमेटली खमियाजा ना सिर्फ गैस कंपनियों ने भुगता, बल्कि वो कर्ज जो कंपनियों ने उस अरसे के दौरान अपने मामलात को चलाने के लिए बैंकों से हासिल किया, बमासूद वो दोबारा ओगरा के पास लेके गए। ओगरा ने उस कर्ज को अपने फैसले का हिस्सा बनाया और अब जो गैस की हालिया कीमत में इजाफा हुआ है, वो कर्ज बमासूद उसके अंदर शामिल है। यानी कि अवाम ने दोहरा खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक तो गैस की पैदावारी कीमत में इजाफा हुआ, दूसरा एक गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतजामी के नतीजे में, एक गलत फैसले के नतीजे में बैंकों से कर्ज लिया गया, उस कर्ज के ऊपर मार्कअप आयद हुआ, वो भी इसका हिस्सा बन गया। असद उमर साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं और जब वो अपोजिशन के अंदर थे तो उन्होंने गैस की कीमतों के हवाले से बड़ा दो टोक उनका मौकिफ था। मेरे नॉलेज में ये था कि 2 मरतबा ईसीसी के अंदर ये समरी गई है, असद उमर साहब अपनी कुछ वर्किंग करेंगे और ये जो कीमतों में इजाफे का मसला आ रहा है, इस मसले के साथ कुछ खराबियों की निशानदही करने के साथ साथ कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। लेकिन उन्होंने कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। वही लैपटॉप एक्सपर्ट टीम जो वहां बैठी हुई थी, उन्होंने एक नई वर्किंग तैयार की, नए सोल्यूशंस दिए और उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब आपका सवाल था कि 7 स्लैब से क्या होगा। ये गैस कंज्यूमर, वो जो घरेलू सार्फिन है स्पेशली, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही सारी इसका खमियाजा भुगतने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात ये पैदा होने जा रही कि अक्टूबर से मार्च के दौरान गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है, हीटर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है इस अरसे के दौरान और गीज़र का इस्तेमाल। इन्होंने 7 स्लैब बनाए हैं। 7 स्लैब का मतलब है कि पहला जो स्लैब है उसके अंदर इंतहाई कम मिकदार, जो कि अमूमी तौर के ऊपर बहुत छोटी फैमिली हो और वो अप्रैल मई जून के महीने में जो सिर्फ चूल्हा के ऊपर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, उसका बिल वहाँ पर फॉल होता है। लेकिन जिन 6 महीनों की मैंने बात की अक्टूबर से नवंबर के दौरान, वहाँ पर वो कैटेगरी फॉल नहीं करती। अब ये लोग फॉल करेंगे कैटेगरी 3, 4, 5, 6, 7 में। उनका बहुत हायर साइड के ऊपर रेट है। और अपने नाज़रीन को हम बताते जाएं, मनसूबा साजों ने घरेलू सार्फिन के लिए को RLNG का रेट लगा दिए 1490 रुपए पर MMBTU, बहुत हाईएस्ट रेट है। मुल्क की तारीख के अंदर कभी ये रेट नाफिज नहीं किया गया, लेकिन अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल का टैरिफ बढ़ाया गया 40%, पावर सेक्टर का टैरिफ बढ़ाया गया पावर प्लांट्स के लिए 57%। उसके ऊपर वजीर पेट्रोलियम बिल्कुल लाइलम थे, उन्होंने कहा जी कि बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। अभी स्टोरी के साथ इजाफा हम बताते हैं कि अगले 10 रोज के अंदर, 6 रोज के अंदर आपको बिजली की कीमत में 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफा होने जा रहा है। जैसे ही गैस महंगी होगी, अगले महीने वो बिल जाएगा नेपरा में, महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारा बोझ आवाम के ऊपर। खाद महंगी, 128 रुपए फी बोरी महंगी होगी इस गैस के नतीजे में। सनतों के अंदर बनने वाली चीजें महंगी, सारा बोझ आवाम के ऊपर है। करना क्या चाहिए था? इस गैस टैरिफ में इजाफे के नतीजे में गवर्नमेंट को 16 अरब रुपए का GST मिलेगा। इसको इनको रिव्यू कर सकते थे आवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने के लिए। उसके बाद नई गैस स्कीमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू की। नेचुरल गैस हमारे पास मुसलसल लोकल गैस कम हो रही है। दरामदी गैस आप नए नेटवर्क के जरिए नहीं भिजा सकते क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा है। सालाना 25 से 30 अरब रुपए की हमारी गैस जाया होती है। उसको रोकने का कोई इकदाम नहीं किया गया। नई स्कीमें जो शुरू की गई उनको रोकना चाहिए था, उनके पैसों की कटौती करनी चाहिए थी, इसलिए कि स्कीमें फिजिबल नहीं है। आप LPG को फिजिबल बनाएं, उसको उसकी अच्छी पॉलिसी के तहत लोगों के लिए उसको कुव्वत खरीद के अंदर लेके आए। ये इकदाम माजरत के साथ असद उमर साहब ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, गैस का इजाफा हो गया, अगले माह इजाफी बिल आएंगे। अब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से दरखास्त की, जो कि समात के लिए मंजूर हो गई है। 26 अगस्त को एक समात होने जा रही है नेपरा में। उस समात के दौरान बिजली 1 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी जाएगी। उसकी क्या बुनियादी वजह है? जो मुसलसल 3 माह से हम कह रहे हैं कि आपके LNG की 2 टर्मिनल लग चुके हैं, LNG के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, महंगा फर्नेस ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजली महंगी हुई है। अगस्त के महीने के अंदर हमने फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली 14 रुपए 46 पैसे फी यूनिट पैदा की। LNG के ऊपर हमने बिजली पैदा की 10 रुपए 37 पैसे। ये वेरीफाइड फिगर है नेपरा के, हम नहीं कह रहे। 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी पैदा की। अब ये इंपैक्ट अवाम सितंबर के जो बिल इशू होंगे
अगस्त में जो बिजली आपने इस्तेमाल की उसके ऊपर भी आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बटी साहब, आज भी अगर हम LNG या गैस पे बिजली पैदा करें तो वो फर्नेस ऑयल की निस्बत तो कम ही पड़ेगी ना, जो नए रेट्स हैं उसके मुताबिक भी। नए रेट्स के बावजूद फर्नेस ऑयल के ऊपर जो बिजली पैदा हो रही है उसके मुकाबले में जब हम उन्हीं प्लांट्स को LNG पे चलाते हैं, क्योंकि अब हमारे टर्मिनल लग चुके हैं, अब हम यूज कर सकते हैं। 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत।